बोलिए। पुलवामा हमले में किसकी हाथ थी? कौन था पुलवामा हमला का माइंड मास्टर? आरएसएस भाजपा। अगर नहीं था तो 44 सेना का शहीद होना और संदीप शर्मा का गाड़ी था और संदीप शर्मा आज तक अरेस्ट नहीं हुआ उत्तर प्रदेश का। इसका दोषी कौन है? सारे विपक्षी के चलते मुझे कि केंद्र की नाकामी थी और उस समय उन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि वो चुप रहने को कहा। देश के प्रधानमंत्री को ये नहीं करना चाहिए था, गलती स्वीकार करनी चाहिए थी कि गलती हुई है। आप पे लोग भरोसा करते हैं, देश का सेना आपको भरोसा करता है, चूँकि आप देश में चुने हुए सरकार के प्रधानमंत्री हैं। उसके बाद भी अगर आप चुप और झूठ बोलेंगे तो देश कहाँ जाएगा। दूसरी बात, इतना ही नहीं है, और सत्यपाल मलिक जी ने एक और इंटरव्यू दिया था जो हमने अभी न्यूज़ में चल रही है कि 9 अप्रैल को कि राम माधव जी जो आरएसएस के एक बड़े नेता हैं, उन्होंने 300 करोड़ की रिश्वत लेने के बाद एक साइन करने को कहा था जो नहीं कहा, और उसके बाद वो नोटिस भी किए हैं उन पे। तो ये सब चीज़ें दर्शा रही हैं कि बीजेपी की सरकार में और बीजेपी और आरएसएस की सरकार में जिस तरह से अंदर खाने में जो घोटाले, करप्शन और सेना के साथ भी मान लीजिए झूठ सच बोलना और उनके जान पे खेलने वाली बात को लेकर के भी उन्होंने चुप्पी साध रखी है। तो इससे सब स्पष्ट पता चलता है कि उनकी सत्ता की भूख कितनी बड़ी है कि देश किस गर्त में जाएगा, युवा किस गर्त में जाएगा, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस तरह 44 सेना हमारे शहीद हो गए पुलवामा हमले में। उस समय भी हमने कहा था इसमें भी एक चुनावी षड्यंत्र है, सोची समझी साजिश के तहत हुआ। आज वही बातें सामने आ रहा है। वह पुलवामा हमले में किस गाड़ी का उपयोग किया गया था, किसकी गाड़ी था, यह सब राजनीतिक दल जानता है, लेकिन सामने क्यों नहीं आता है? इसलिए कि लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। हम और आप कहाँ सुरक्षित महसूस करते हैं? जहाँ पुलिस का चाक चौबंद व्यवस्था होता है तो निश्चिंत रहते हैं कि पुलिस वाले हम सेफ हैं, और वहीं पे लगातार गर्दन में वो कान के पास आके गोली चला देना इतना बड़ी चूक है। तो वो तो सब लोग जानते हैं कि क्या उसमें हुआ है, लेकिन मीडिया को चुप नहीं रहना चाहिए। और मीडिया में अगर थोड़ी सी भी अगर अपने नैतिकता बची है तो इस चीज़ को उठाना चाहिए कि यूपी में किस तरह से क्राइम व्यवस्था है और किस तरह से क्राइम रेट बढ़ा है, अराजकता है, जंगल राज से भी बदतर स्थिति वहाँ पे है। वहाँ पे शासन सिर्फ और सिर्फ है कि एक बाबा कह के लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस तरह से कर के आपस में तनाव पैदा करके सत्ता शासन, लेकिन एक ह्यूमैनिटी जो संवैधानिक चीज़ें हैं, सत्ता और राज्य की जो कानून, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, हिटलर का जब शासन आया था तो वो भी अति राष्ट्रवाद की ओर देश को ले जा करके और जनमनी को बर्बाद किया। उसी तरह से नरेंद्र मोदी जी अति राष्ट्रवाद। और देखिए, रोजगार और बेरोजगार की बात ही कैसे करेंगे? अभी तो एक डिग्री भी इनका सही नहीं लग रहा है, जो तथ्य जो सामने आते हैं। वो बार बार खुलासे कर रहे हैं पुलवामा हमले को लेकर, लेकिन इस पे बड़ी मीडिया कवर नहीं कर रही है और सरकार इस पे बोलने नहीं दे रही है। सर, इस पे कैसे इस चीज़ को देखते हैं? देखिए, जो सत्यपाल मलिक जी जो हमारे पूर्व गवर्नर थे बिहार के, उन्होंने जो खुलासे किए बहुत चौंकाने वाले हैं। और जो खुलासे हैं कि जो उन जवान जो शहीद हुए उस मामले में केंद्र की लापरवाही थी, होम मिनिस्ट्री ने उनको हेलीकॉप्टर नहीं दिया, उतना बड़ा जो वो कॉन्वॉय जा रहा था, उतनी बड़ी संख्या में जो पुलिस जा रहे थे, पुलिस वाले सुरक्षा बल जा रहे थे। तो ये चीज़ समझिए कि केंद्र की नाकामी थी और उस समय उन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि वो चुप रहने को कहा। देश के प्रधानमंत्री को ये नहीं करना चाहिए था, गलती स्वीकार करनी चाहिए थी कि गलती हुई है। आप पे लोग भरोसा करते हैं, देश का सेना आपको भरोसा करता है, चूँकि आप देश में चुने हुए सरकार के प्रधानमंत्री हैं। उसके बाद भी अगर आप चुप और झूठ बोलेंगे तो देश कहाँ जाएगा। दूसरी बात, इतना ही नहीं है, और सत्यपाल मलिक जी ने एक और इंटरव्यू दिया था जो हमने अभी न्यूज़ में चल रही है कि 9 अप्रैल को कि राम माधव जी जो आरएसएस के एक बड़े नेता हैं, उन्होंने 300 करोड़ की रिश्वत लेने के बाद एक साइन करने को कहा था जो नहीं कहा, और उसके बाद वो नोटिस भी किए हैं उन पे। तो ये सब चीज़ें दर्शा रही हैं कि बीजेपी की सरकार में और बीजेपी और आरएसएस की सरकार में जिस तरह से अंदर खाने में जो घोटाले, करप्शन और सेना के साथ भी मान लीजिए झूठ सच बोलना और उनके जान पे खेलने वाली बात को लेकर के भी उन्होंने चुप्पी साध रखी है। तो इससे सब स्पष्ट पता चलता है कि उनकी सत्ता की भूख कितनी बड़ी है कि देश किस गर्त में जाएगा, युवा किस गर्त में जाएगा, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप बताइए कि इतना बड़ा इंसिडेंट है, और मीडिया के जहाँ तक सवाल है, देखिए, मीडिया को भी डरा के उन्होंने रखा है, मीडिया भी डरी हुई है। अब आप समझ लीजिए कि कल एक अतीक अहमद का मामला है, ठीक है, वो अतीक अहमद का मामला है, वो दोषी था नहीं था वो अलग चीज़ है, लेकिन वहाँ पे मीडिया भी थी, और जिस तरह से बेधड़क गोलियाँ चली हैं वहाँ पे नेशनल मीडिया के भी लोग थे। तो मीडिया का ये सवाल है
कि उनकी सुरक्षा भी वहीं पे खतरे में आ जाती। अगर वो गोली किसी एक मीडिया कर्मी को लग जाती, और मीडिया कर्मी कहाँ सुरक्षित अपने आप को महसूस करेगा? जहाँ पुलिस वाले होंगे वहीं लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। हम और आप कहाँ सुरक्षित महसूस करते हैं? जहाँ पुलिस का चाक चौबंद व्यवस्था होता है तो निश्चिंत रहते हैं कि पुलिस वाले हम सेफ हैं, और वहीं पे लगातार गर्दन में वो कान के पास आके गोली चला देना इतना बड़ी चूक है। तो वो तो सब लोग जानते हैं कि क्या उसमें हुआ है, लेकिन मीडिया को चुप नहीं रहना चाहिए। और मीडिया में अगर थोड़ी सी भी अगर अपने नैतिकता बची है तो इस चीज़ को उठाना चाहिए कि यूपी में किस तरह से क्राइम व्यवस्था है और किस तरह से क्राइम रेट बढ़ा है, अराजकता है, जंगल राज से भी बदतर स्थिति वहाँ पे है। वहाँ पे शासन सिर्फ और सिर्फ है कि एक बाबा बाबा कह के लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस तरह से कर के आपस में तनाव पैदा करके सत्ता शासन, लेकिन एक ह्यूमैनिटी जो संवैधानिक चीज़ें हैं, सत्ता और राज की जो कानून व्यवस्था वो एकदम ख़त्म हो चुकी है। अब मीडिया को ये समझना पड़ेगा कि वो अपने नैतिकता के साथ आगे जाते हैं या फिर जो गोदी मीडिया का टैग उन पे लगा हुआ है उसी में वो पलना चाहते हैं, तो वो उनकी विषय है। और आप छोटे मीडिया और बड़े मीडिया में अंतर यही है कि बड़े मीडिया बड़े लोगों से डर जाते हैं, लेकिन बहुत ऐसे जो लोग हैं आज भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं, उनके लिए बहुत शाबाशी है। और देश उन्हीं को याद रखता है जो सच का सामना करता है। और पूरे युवाओं से अपील होगा और आपके माध्यम से सब लोग को कि आप तथ्यों को समझें। एक तरफ सत्यपाल मलिक का मामला आता है और दूसरी तरफ अतीक का हत्या का मामला आता है, लेकिन न्यूज़ चैनल अतीक की हत्या को चलाता है, लेकिन सत्यपाल मलिक जो देश की व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। अतीक अहमद एक छोटे से वो सिनेरियो का मामला है जिसमें छोटा सा कुछ घटना हुई उसके लेकर के वो था, लेकिन पुलवामा पूरे देश का विषय है। पुलवामा पूरे सेना का विषय है, और सेना ही जब आपका झूठ बोलेगा, सेना के ही लोगों के द्वारा झूठ बोला जाएगा, उन्हीं को सुविधा नहीं दी जाएगी, तो ऐसी केंद्र सरकार करने का क्या मतलब है? साथ ही साथ गवर्नर से आप साइन कराना चाहते हैं 300 करोड़ रुपए दे करके, वो सब चीज़ें आपको खुल के आना चाहिए। तो देश का विषय ये नहीं है कि पुलवामा, देश का विषय ये नहीं कि अतीक अहमद पे हुआ तो हुआ। देश का भी सबसे बड़ा मुद्दा है जिसको लोग नहीं चला रहे हैं, वो है पुलवामा का जो खुलासा हुआ है, और दूसरा जो राज्यपाल रहते जो साइन हुआ है। 24 के चुनाव से पहले कोई मुद्दा नहीं मिला लगता है मोदी सरकार को कहीं भटकाना। देखिए 24 से पहले तो राज खोलना शुरू हो गया है। 19 का जो घटना है, 19 के पहले जो घटना हुई उसका 24 से पहले राज खुलने लगा है। और 24 में इतना बुरी हसर होगा बीजेपी और उनके शासन का कि अगली बार सत्ता तो छोड़ दीजिए, उनको ये भी डर सताने लगा है कि हमने जो गलतियां की हैं, चाहे जो करप्शन वगैरह, तो अडानी पे इतना घोटाला हो गया, कोई मतलब नहीं है। तो ये सब चीज़ कहीं ना कहीं उनको कल होकर के कटघरे में खड़ा करेगा और वो भी सलाखों के पीछे जाएंगे। तो उनको डर लग रहा है कि सत्ता कैसे बचे, लेकिन सत्ता बचने वाली नहीं है और धीरे धीरे और खुलासे होंगे। अभी तो शुरुआत है, 24 माह जाने दीजिए। और जिस तरह से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता के संयोजक बने हुए हैं, विपक्षी एकता को मजबूत कर रहे हैं, वो बीजेपी की नींद हराम कर दी है। और दोनों जो हमारे चाणक्य कहे जाते हैं सो कॉल्ड अमित शाह जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनको भी समझ में आ रहा है कि एक नीतीश पूरे विपक्ष को लेकर के आगे बढ़ रहा है। बिहार में सम्राट चौधरी को आगे, सम्राट चौधरी देखिए, केशव प्रसाद मौर्य भी यूपी में थे, नेता बनते बनते पीछे रह गए, बाद में योगी जी आ गए। तो इनको भी पता है कि हम कहाँ तक जाएंगे, तो इनको तो यूज किया जा रहा है। और खैर उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी मामला देश का है और देश में सम्राट चौधरी जैसे छोटे मोटे भी मामलों को नहीं देखा जाए। और अभी देश का मामला बस इतना ही है। विपक्षी एकता नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से किया है और जिस तरह से बीजेपी के पोल खुल रहा है, स्पष्ट है 24 में जनादेश मिलेगा, विपक्ष को मिलेगा। और हम लोग नेतृत्व में, हम लोग के जो नेता विपक्षी एकता के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी वो बीजेपी के खिलाफ अच्छी सरकार बनाएंगे, ऐसा हम युवाओं का उम्मीद भी है और मजबूती भी के साथ रहेगा। आखिरी सवाल है कि बीजेपी बार बार रोजगार और बेरोजगारी पे सर बात नहीं करना चाहती, मुद्दे से भटका देती है, उस पर इसको कैसे देखते हैं? देखिए हिटलर का जब शासन आया था तो वो भी अति राष्ट्रवाद की ओर देश को ले जा करके और जनमनी को बर्बाद किया। उसी तरह से नरेंद्र मोदी जी अति राष्ट्रवाद। और देखिए रोजगार और बेरोजगार की बात ही कैसे करेंगे? अभी तो एक डिग्री भी इनका सही नहीं लग रहा है, जो तथ्य जो सामने आते हैं। और रोजगार के सवाल को भटकाना ही ये सब मामला है। कभी मीडिया और कभी संसद में ये तो सवाल करने को हिम्मत नहीं होता है लोगों का, और ये देश का दशा बनाते जा रहे हैं। तो रोजगार पे जब सवाल पूछने लगे हैं लोग तो दर्द होता है। तो ये रोजगार इनको ले डूबेगा। रोजगार ही नहीं, सबसे बड़ा स्थिति है कि देश की सुरक्षा व्यवस्था पे खतरा हो गया है, जिस तरह से उन्होंने खुलासे किए हैं। BA करके शायद पकौड़ा खोलने का, देखिए BA MBA और अन्य से सारी जो इंजीनियरिंग की डिग्रियाँ जो भी जितनी डिग्री लेते हैं, इन्होंने ये समझ लिए हैं कि अब ये पढ़ेंगे तो अपनी सवाल उठाएंगे। तो आपको हाल ही में देखिएगा, रिसेंटली जो 2-3 मामले आए हैं, एक से अच्छा 8वीं तक के स्कॉलरशिप को बंद किया, जो अति पिछड़ा को मिलता था वो बंद कर दिया, क्योंकि शिक्षा नहीं लीजिएगा तो सवाल नहीं पूछिएगा। दूसरा छात्रावास जो बाबू जगजीवन राम जी के नाम से अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए छात्रावास था, उसको भी बंद कर दिया, उसका नाम बदल दिया।
तो ये सब चीज़ अब शिक्षा से रोका जा रहा है। रोजगार से तो अब नहीं देंगे वो, लेकिन अब शिक्षा से भी लोगों को वंचित करने का एक प्लान नया शुरू किए हैं, जिसका चलने वाला नहीं है। बस 2-4-6 महीने में जो करना है कर लें, 6 महीने बाद तो वो जाएंगे और देश उनको कभी माफ़ नहीं करेगा। अतीक अहमद को कल पुलिस के सामने, मीडिया के सामने लाइव जब चल रही थी, तब शूटरों ने इनकाउंटर से गोली मार दिया, मर्डर कर दिया पुलिस के सामने। क्या कहेंगे उस पर? यह जो भी हुआ गलत हुआ। पुलिस प्रशासन के सामने अगर ऐसा कांड होता है तो ये पुलिस की नाकामी है, सरकार की नाकामी है। और अतीक अहमद ऐसे कई अपराधी हैं, मैं किसी अपराधी का पक्षधर नहीं हूँ। कानून अपना काम करता है और कानून को काम करने देना चाहिए। इनकाउंटर भी नहीं है, यह एक सोची समझी साजिश के तहत यह हत्या हुई है और यह हत्या के पीछे राजनीतिक है। और 24 के चुनाव को देखते हुए यह सब खेल खेला गया है। सच्चाई यही है। मेरे पास कई वीडियो चैनल का वीडियो है जो देखने के बाद साफ पता चलता है इसमें दोषी पुलिसकर्मी है। और जब जिस हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा था, वहाँ के जो इंचार्ज है, मेडिकल इंचार्ज, उसका कहना भी है कि 10 मिनट पहले हमको इन्फॉर्मेशन हुआ है, पहले कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था कि अतीक अहमद या उसके भाई को लाया जा रहा है यहाँ। और जब पुलिस के सामने यह हुई घटना तो कैसे हुई, उस बीच में कैसे आया, सवाल बहुत खड़ा होता है। हाँ, सवाल ये भी है कि पुलिस कस्टडी में इतने बड़े अपराधी हैं, साथ साथ सांसद थे, तो उसका खुफिया जानकारी किसी के पास नहीं रहता है, वो सिर्फ बड़े अधिकारियों के पास रहता है। तो सवाल यह है कि आखिरकार इतना बड़ा मामला कैसे हो गया, कैसे अपराधी को उस चीज़ की जानकारी मिल गई कि वहाँ मेडिकल जहाँ मेडिकल में जाना है उस अस्पताल को मालूम नहीं, वहाँ के इंचार्ज को मालूम नहीं है, और हत्यारे को कैसे पता चला? इसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि साजिश है, राजनीतिक की बू है। और मैं सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से कहना चाहता हूँ, यह क्यों हुआ, इसमें न सफ़ेद पोश का नाम आ जाता। जिस तरह इसके पहले विकास दुबे का हत्या हुआ, उसी तरह इसकी भी कहानी गढ़ी गई है कि सफ़ेद पोशों का नाम न आ जाए, इसलिए यह ऐसी घटना घटती है। अगर किसी क्रिमिनल का हत्या होता है या इनकाउंटर होता है तो उसके पीछे सफ़ेद पोश का चेहरा छिपा रहता है। यहाँ साफ है, कोई भी पार्टी का हो, उस सफ़ेद पोश का भंडा न फूटे, इसके पीछे भी राज है। जिस तरह 44 सेना हमारे शहीद हो गए पुलवामा हमले में, उस समय भी हमने कहा था इसमें भी एक चुनावी षड्यंत्र है, सोची समझी साजिश के तहत हुआ। आज वही बातें सामने आ रहा है। वह पुलवामा हमले में किस गाड़ी का उपयोग किया गया था, किसकी गाड़ी था, यह सब राजनीतिक दल जानता है, लेकिन सामने क्यों नहीं आता है? इसलिए कि सबको कुर्सी और सत्ता प्यारी है, किसी को देश से प्रेम नहीं है, या झूठा देश प्रेम है। लोकतंत्र का नारा देना, लोकतंत्र का हत्या हो रहा है, संविधान का हत्या हो रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूँ सारे राजनीतिक दलों से, यह कब तक आप जनता को उल्लू बनाएंगे और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप आप लोग करेंगे? आप सब एक ही हैं, चट्टे बट्टे के, एक ही सिक्के के सारे पहलू हैं। कोई भी राजनीतिक दल हो, जनता की मुद्दे को भटकाना और समय समय पर ऐसा सुगाफा आ जाना कि जनता को गुमराह करने का काम आप लोगों ने किया। कोई विकास का मुद्दा नहीं है, कोई बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है, शिक्षा का मुद्दा नहीं है, स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है,
यहाँ ऐसे ऐसे मुद्दे आएंगे और उसको इतना मीडिया में, सोशल मीडिया में हाईलाइट किया जाता है कि जनता गुमराह हो जाए, अपने हक हकूक़ की बात को भूल जाए इन स्वार्थी नेताओं के चलते। सब पार्टी का एक ही रवैया है और एक दूसरे को बचाने का काम करता है। इसमें पिसा जाते हैं कौन? जो 2 पैसा लेकर ऐसी घटना को अंजाम देते हैं, उन लोगों का दुर्दिन और उसका भविष्य चौपट होता है। किसी नेता का भविष्य चौपट नहीं होता है। आप देखते हैं कि कोई नेता फंस रहा है किसी हत्याकांड में या पुलवामा में या कहीं, कोई नेता आया सामने? नेता नहीं आएगा सामने, इसलिए कि सब एक दूसरे को बचाने का काम करता है। कोई भी पार्टी है उसको देश से प्रेम नहीं है। मैं तो खुलेआम कहता हूँ, किसी को देश से प्रेम है, देश की आम आवाम से प्रेम नहीं है। अगर रहता तो इतने घटना घटा, किसी पर खुलकर किसी पार्टी ने चर्चा किया? सबको सत्ता और कुर्सी का लोभ है, किसी को देश से प्रेम नहीं है। संविधान की दुहाई देना, लोकतंत्र की दुहाई। और जितने लोग महापुरुषों का जयंती मनाते हैं सब ढोंग है, 99% ढोंग है। कोई उस पद चिन्हों पर चल के हमको दिखाए एक भी आदमी, तो मैं चैलेंज करता हूं, मैं उनका गुलामी खटूंगा। कोई बतावे कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, कोई नेता बता दे, कोई पार्टी बता दे, मैं उसका गुलामी खटने के लिए तैयार हूं। सच को सच कहने में साहस नहीं है किसी नेता का और किसी पार्टी के कार्यकर्ता को, क्योंकि सब पार्टी के कार्यकर्ता गुलाम हो चुके हैं। अपने नेता का गुलामी करते हैं, अपने धर्म का, जाति का गुलामी कर रहे हैं। देश की और अपने जाति का गुलामी नहीं, जाति के नेता का, ठेकेदारों का गुलामी कर रहे हैं। जाति के हक में, समाज के हक में कोई नहीं लड़ पा रहे हैं। कोई जात हो, कोई धर्म हो, यह ढोंग है। सिर्फ सबका ठेकेदार बन गए हैं अपना कुर्सी गर्म करने के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए। सच्चाई बहुत कड़वी और कटु है। अब मेरी बात तो सबको तकलीफ लगता है, यह ध्रुव सत्य है। बोलिए। पुलवामा हमले में किसकी हाथ थी? कौन था पुलवामा हमला का माइंड मास्टर? आरएसएस भाजपा। अगर नहीं था तो 44 सेना का शहीद होना, और संदीप शर्मा का गाड़ी था, और संदीप शर्मा आज तक अरेस्ट नहीं हुआ उत्तर प्रदेश का। इसका दोषी कौन है? सारे विपक्षी के चलते यह देश का यह दुर्दशा है, क्योंकि सच को सच नहीं कह पाते हैं और सच्चाई की लड़ाई नहीं लड़ पाते। सब राजनीतिक दल पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों का नारा देते हैं। यह ढोंग है, पाखंड है। और अंबेडकर साहब, भीमराव बाबा का जन्मतिथि या पुण्यतिथि मनाने वाले लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों मनाते हैं? जब उनके पद चिन्हों पर नहीं चल पा रहे हैं तो मनाते क्यों हैं? यह झूठ का ढोंग क्यों? आपको भी कुर्सी और सत्ता और वोट के लिए राजनीति करना है तो खुलकर कीजिए, किसी महापुरुष के नाम पर मत कीजिए। किसी महापुरुष को मत बेचिए और उनकी आत्मा को कल्पित मत कीजिए, उनकी आत्मा को मत रुलाइए, उनके आत्मा को मत रुलाइए। और बहुजन समाज के लोग जागो, अपने अपने जाति के ठेकेदारों के खिलाफ आवाज़ उठाओ। तुम्हारा हक हकूक छीना जा रहा है। कोई बोल रहा है आरक्षण पर, कोई बोल रहा है आरक्षण पर। आप सोचिए कि आपके हक हकूक छीने जा रहे हैं, लेकिन सारे नेता को सिर्फ अपना वोट और कुर्सी प्यारा है। आपके हक हकूक की चिंता किसी को नहीं है, न देश की चिंता है। सच्चाई बहुत कड़वी और कटु है। यह मनुवाद, सामंतवाद, आरएसएस विचारधारा पर सारे राजनीतिक दल चल रहे हैं और देश की यह दुर्दशा है तो वह पहला दोषी कांग्रेस है, जिसने आरएसएस पर से बैंड हटाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बैंड वाले आदेश को खारिज किया नेहरू जी ने। आज कांग्रेस अगर सचमुच में अपने को बरी करना चाहता है तो माफ़ी मांगे देश से, देश की जनता से माफ़ी मांगे कांग्रेस कि हमने गलत किया था आरएसएस पर बैंड हटाकर। आज मांगेगा राहुल गांधी, मांगेगा सोनिया गांधी, मांगेगा अर्जुन खड़गे, कोई कांग्रेसी मांगेगा या कोई विपक्ष मांगेगा?
सारा खेल एक मनुवाद और सामंतवाद आरएसएस विचारधारा पर चल रहा है। आज देश की न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था के रक्षक ही भक्षक हो चुके हैं। यह इसी मनोवृत्ति का जब तक चलेगा, कोई देश को बचाने वाला कहता है कि हम बचाएंगे, झूठ है, ढोंग है, पाखंड है। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।